एक इंसान मंदिर से फूल उठाता है, उसमें आर्सेनिक और लेड मिलाता है और अपने पानी में घोल के पी जाता है। बेवकूफी लगती है ना? हम नेशनल स्केल पर एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हर रोज। 100 बात की एक बात यह है कि माँ और डस्टबिन ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। हम लिटरली अपने फ्लश का पानी सीधा अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज में मिक्स कर रहे हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। हम एक तरफ गंगा माँ, यमुना माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना चुके हैं। आरओ भी मरकरी और लेड को कंप्लीटली नहीं निकाल पाता। तो जो मिडिल क्लास सोचती है कि मेरे पास तो आरओ है, मैं तो कंप्लीटली सेफ हूँ, वो गलत सोच रही है। ये जो सफेद सफेद झांझ दिख रहा है वो बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। आपको थोड़ा डर है? नहीं डर है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक बहुत ही अजीब सिनेरियो। कोई इंसान एक मंदिर जाता है, वहां से पूजा के पवित्र फूल उठाता है, फिर उन फूलों को पीसकर उसमें लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे जहरीले केमिकल्स मिलाता है, उसका एक पेस्ट बनाता है और उसे अपने पीने के पानी में ग्लास में घोलकर पी जाता है। ये सब सुनने में कैसा लग रहा है? एक बेवकूफी भरा एब्सोल्यूट मैडनेस जैसा लग रहा है ना? और सोचने वाली बात है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा ही क्यों? पर असलियत बता रहा हूं, हम लोग नेशनल लेवल पर बहुत बड़े स्केल पर एग्जैक्टली यही डेली कर रहे हैं हर रोज। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मंदिर के फूलों से शुरू होकर ये जहर तुम्हारी डिनर की प्लेट तक आखिर पहुंचता कैसे है, कितने हजार करोड़ बर्बाद हो चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सब का सॉल्यूशन क्या होगा। इसलिए एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की हेल्थ का सवाल है। घर में अगर कोई जूते पहन के आ जाए तो हम बवाल मचा देते हैं, पर उसी घर के पास से बहने वाली नदी जिसको हम माँ कहते हैं, उसमें हमें अपना टॉक्सिक कचरा डालने में एक सेकंड का भी गिल्ट नहीं होता। क्योंकि इंडिया में ये नदियों को गंदा करने का ट्रेंड कोई सिर्फ एक एनवायरमेंटल फेलियर नहीं है, ये हमारे बेसिक लॉजिक और मेंटेलिटी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। हम एक तरफ गंगा माँ, यमुना माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बना चुके हैं। एक तरफ तो पानी को पाप धोने वाला माना जाता है, पर उसमें जो जहर हम पर्पसफुली डाल रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? यही तो प्रॉब्लम है। जब कोई सिस्टम ही नहीं है हिसाब रखने का, जब डेटा ही एक जगह पर नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हिसाब कैसे लगेगा? ये पूरा का पूरा पॉल्यूशन का सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए ही हो रहा है क्योंकि एक जगह से ट्रैक ही नहीं हो रहा। डेटा इधर उधर बिखरा हुआ है और हर चीज ट्रेसेबल होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। जब डेटा अलग अलग जगह बिखरा हुआ होता है ना, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है, डिसीजन किसने लिया था, एरर कहां हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए सीरियस कंपनीज इंडिपेंडेंट और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स यूज करती हैं, जैसे उडू। सो बेसिकली उडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है अपनी डेली बिजनेस एक्टिविटी सिंपल बनाने में। बिलिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट्स, इन्वेंट्री या फिर वेबसाइट बनाना हो, सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर हो जाता है। उडू के प्रोजेक्ट ऐप में तुम अपना पूरा प्रोजेक्ट एक नजर में देख सकते हो, कौन सा काम चल रहा है, कौन सा अटका हुआ है और कौन सा कंप्लीट हो चुका है। तुम टास्क बना सकते हो, हर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन असाइन कर सकते हो, प्रायोरिटी, डेडलाइन और टैग्स सेट कर सकते हो और हर बड़े काम को छोटे छोटे सब टास्क के अंदर तोड़ सकते हो। टीम के साथ रियल टाइम कोलैबोरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, नोट्स, फाइल्स, सब कुछ एक ही जगह पे। कॉल्स, मीटिंग्स और रिमाइंडर्स सिस्टम के अंदर ही शेड्यूल्ड होते हैं और काम देखने के भी ऑप्शंस मिलते हैं। कानबन व्यू में टास्क स्टिकी नोट्स की तरह मूव होते हैं, गैंट व्यू में पूरी टाइमलाइन दिखती है और लिस्ट व्यू में सारा डेटा सीधा एक ही जगह पे। उडू मॉडर्न बिजनेसेस की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, अभी के अभी जाके चेक करो। खैर, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो रिलीजियस और कल्चरल आदतें हैं, ये प्रैक्टिकली हमारी नदियों का मर्डर कैसे कर रही हैं और इसका बिल हमारी हेल्थ और हमारी इकोनॉमी को कैसे चुकाना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, वो कचरा जो हम नदी में फेंकते हैं, जिसे हम प्राउडली सैक्रेड ट्रैश या फिर पुण्य का सामान समझते हैं, आखिर इन चीजों में ऐसा है क्या जो हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे सामान को नदियों में फेंक रहे हैं? सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। इंडिया में लगभग 6.5 लाख टेंपल्स हैं और वहां से हर साल 80 लाख मेट्रिक टन फूल नदियों में जाते हैं। 80 लाख टन सिर्फ फूल। इसका स्केल समझो, अगर तुम इन फूलों को ट्रक्स में भरोगे तो लगभग 4 लाख ट्रक्स लगेंगे, यानी दिल्ली से मुंबई तक बम्पर टू बम्पर ट्रक्स खड़े हो जाएंगे सिर्फ फूलों से भरे हुए। इतने फूल हर साल नदियों में जा रहे हैं। लोग सिंसियरली सोचते हैं कि ये पूजा का सामान है, इसे नॉर्मल कचरे के डब्बे में तो डाल नहीं सकते, वहां इसका अपमान होगा, तो इसे चुपचाप बहते पानी में बहा दो, पुण्य मिल जाएगा। पर फूल तो 100% नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना। पेड़ से टूटे ऑर्गेनिक मैटर है,
हैं, पानी में जाएंगे तो वो तो नेचुरली ही डिसॉल्व हो जाएंगे ना। अगर इसको डस्टबिन में नहीं डाल रहे तो इसमें एक आम आदमी को प्रॉब्लम कहाँ दिखेगी। दिक्कत ये है कि लोगों के दिमाग में आज भी फूलों की इमेज वही पुरानी मिथोलॉजिकल वाली है कि फूल किसी पुराने जंगल से या देवताओं के आंगनों से आ रहे हैं। पर मॉडर्न रियलिटी इतनी डार्क है कि आज के फूल कमर्शियल फार्मिंग से आते हैं, खेती से, और उन्हें जल्दी उगाने और फ्रेश रखने के लिए मैसिव लेवल पर केमिकल्स यूज होते हैं। डेटा कहता है कि इन कमर्शियली ग्रोन फूलों पर हैवी पेस्टिसाइड्स स्प्रे होता है जिसमें डायरेक्टली आर्सेनिक, लेड और कैडमियम होता है। तो जब हम वो 80 लाख टन फूल नदी में डालते हैं तो एक्चुअली हम हजारों टन डेडली एग्रीकल्चरल केमिकल्स पानी में डाल रहे हैं, और इससे एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है जिसे साइंस की भाषा में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ध्यान से समझो कि यूट्रोफिकेशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, यानी कि नदी के अंदर ये टॉक्सिक फूल गिरने के बाद में एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जब इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल एक साथ पानी में सड़ना शुरू होता है तो पानी के अंदर के बैक्टीरिया उन्हें खाने के लिए तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। उन्हें खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इस प्रोसेस से नदी के सरफेस पर एल्गी यानी कि काई जम जाती है। देखी भी होगी तुम लोगों ने कि बहुत मोटी डार्क ग्रीन लेयर बन जाती है, इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये लेयर इतनी डेंस होती है कि सूरज की रोशनी पानी के अंदर जाना बंद हो जाती है। इसका मतलब पानी के अंदर का पूरा इकोसिस्टम कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है, एकदम कट ऑफ। सरफेस ब्लॉक होने से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पाती, इसलिए जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मीटर होता है ना, वो तेजी से गिरने लगता है। और जब ऑक्सीजन खत्म होती है तो अंदर की एक्वेटिक लाइफ, मछलियां, कछुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब घुटकर मरने लगते हैं। जो एक चलता फिरता लिविंग इकोसिस्टम था वो पूरी तरह सफोकेट होकर डेड जोन बन जाता है। याद करो 2020 में दिल्ली में यमुना में जो टॉक्सिक फोम आया था, वो जो सफेद झाग उबलता हुआ दिख रहा था ना पानी के ऊपर, वही यूट्रोफिकेशन का एडवांस्ड स्टेज था। और लोग उसी फोम वाले पानी में छठ पूजा के दौरान खड़े थे, लिटरली कैंसर कॉजिंग केमिकल्स में नहा रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था। और सोचो, ये तो सिर्फ और सिर्फ फूलों की बात हुई है। फूल तो वैसे भी वेट में और वॉल्यूम में कंपैरिजन में बहुत हल्के हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं तो आते हैं हमारे फेस्टिवल्स और मूर्ति विसर्जन। उसका जो स्केल है इंडिया में वो कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल है। बंगाल में मौजूद हुगली नदी का डेटा अगर हम देखें तो एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ एक फेस्टिवल, स्पेशली दुर्गा पूजा के बाद 15,000 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां पानी में डंप की गईं। सोच के देखो, सिर्फ उस एक सिंगल इवेंट में। और ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, सिर्फ मुंबई में हर साल गणेश चतुर्थी पर 1.5 लाख से ज्यादा गणेश मूर्तियां विसर्जित होती हैं। हैदराबाद में अलग, पुणे में अलग, इंदौर में अलग, पूरे देश का स्केल जोड़ो तो ये नंबर लाखों में पहुंचता है। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ वॉल्यूम की नहीं है, प्रॉब्लम उस मटेरियल की है जिससे वो मूर्तियां बनती हैं। अगर मूर्ति सिर्फ ट्रेडिशनल मिट्टी की हो तब तो वो पानी में घुल जाएगी, पर आजकल 90% मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनती हैं, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। सिर्फ सस्ता ही नहीं, वो लाइट वेट भी होता है। पर पीओपी का नेचर है कि वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता, वो सीधा रिवर बेड यानी कि नदी की सतह पर जाके कंक्रीट की तरह जम जाता है और वाटर फ्लो को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। पर वर्स्ट पार्ट अभी आना बाकी है, ध्यान से सुनना। उन हजारों मूर्तियों को चमकाने के लिए टन्स के हिसाब से टॉक्सिक वार्निश और पेंट भी तो यूज होता है, जो सीधा पानी में मिक्स होता है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर के जो पेंट चिप्स होते हैं उनको उठा के तुम्हारे पानी के अंदर डाल दे तो तुम क्या करोगे? लड़ मरोगे ना। पर जब एग्जैक्ट सेम चीज टन्स के स्केल पर नदी में हो रही है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस पेंट के अंदर क्या है ये जानना तो और भी ज्यादा जरूरी है। ऑरेंज और ब्राइट कलर्स बनाने के लिए स्पेसिफिकली मर्क्यूरी और लेड यूज होता है, ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम और ब्राइट येलो के लिए कैडमियम यूज होता है। समझने वाली बात यह है कि ये कोई नॉर्मल केमिकल्स नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन कार्सिनोजेंस हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स और न्यूरोटॉक्सिन्स हैं जो दिमाग को जाके डैमेज करते हैं। हम प्रैक्टिकली अपने ही देश के फ्रेश वाटर सोर्सेज में लिक्विड कैंसर घोल रहे हैं और बाहर खड़े होकर ढोल बजा रहे हैं। इंपोर्टेंटली ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ फूलों और मूर्तियों तक लिमिटेड नहीं है। और यहाँ एक पैटर्न नोटिस करो, हर एक रिलीजियस प्रैक्टिस अपने अपने तरीके से नदी को नुकसान पहुंचा रही है। दुग्धाभिषेक की प्रथा देखो, टन्स के हिसाब से दूध और घी हर दिन पानी में बहाया जाता है। पर क्या ये बात सच नहीं है कि एक आम आदमी तो ऐसे ही सोचता है ना कि दूध और घी तो प्योरेस्ट चीजें हैं, इससे तो नदी को क्या ही नुकसान होगा। देखो, इकोसिस्टम के लॉजिक से सोचो, जब तुम हजारों लीटर दूध पानी में डालते हो, ऑर्गेनिक लोड सडनली इतना स्पाइक करता है कि बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पानी में सड़न पैदा हो जाती है। और घी तो पानी पर फ्लोट करता है ना, वो एक केमिकल फिल्म बना लेता है जो वापस से वही ऑक्सीजन एक्सचेंज ब्लॉक कर देता है। नदी बेचारी सांस ही नहीं ले पाती। सेम चीज सिक्कों के साथ भी है। मन्नत मांगने के लिए ट्रेन से क्रॉस करते वक्त हर किसी को पानी में सिक्का फेंकना होता है। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में कॉपर कॉइन्स होते थे जो थियोरेटिकली पानी को प्योरीफाई करते थे, पर आज जो कॉइन्स हम यूज करते हैं वो कॉपर के नहीं होते, वो सस्ते एलॉयज, निकल और आयरन के हैं। जब वो डिग्रेड होते हैं तो नदी में सीधा हैवी मेटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फूल में केमिकल्स हैं, मूर्तियों में पेंट
फर्मेंट है, दूध से बैक्टीरिया बढ़ता है, घी से ऑक्सीजन ब्लॉक होती है, सिक्कों से हैवी मेटल्स आते हैं। हर एक चीज अलग तरीके से, पर सबका एक ही रिजल्ट है, नदी का स्लो मर्डर। और इन सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो सबसे डार्क और हैवी रियलिटी है, जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, वो है डेड बॉडीज और एशेज। मुझे पता है ये टॉपिक सेंसिटिव है और मैं ये किसी की आस्था को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, पर अगर सच में हम अपनी नदियों को बचाना चाहते हैं तो इस रियलिटी से भी आंखें नहीं चुरा सकते। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खुद 2017 में गंगा में डेड बॉडीज डालने पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे। मतलब ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, देश की सबसे बड़ी एनवायरनमेंट कोर्ट भी यही कह रही है। पानी में बहाए जाने वाली डेड बॉडीज और एशेज के बिना ये पिक्चर एकदम अधूरी है। सिर्फ वाराणसी का डेटा अगर लें तो वहाँ हर साल लगभग 32,000 से ज्यादा क्रीमेशंस ठीक नदी के किनारे होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नंबर और भी ज्यादा है, 200 से 300 क्रीमेशंस हर रोज। राख को कंप्लीटली पानी में बहाया जाता है और एक काफी बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो लकड़ी और क्रीमेशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डेड बॉडीज को सिंपली एक सफेद कपड़े में लपेटकर डायरेक्टली गंगा में बहा देते हैं। अब देखने में तो वो सिर्फ एक डेड बॉडी है, लेकिन इस बायोलॉजिकल वेस्ट का लोड इतना ज्यादा है कि पानी में फीकल कॉलीफॉर्म का लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाता है। फीकल कॉलीफॉर्म बेसिकली वो डेंजरस बैक्टीरिया है जो इंसानी और जानवरों के मलमूत्र और डिकेइंग बॉडीज में पाया जाता है। इसका लेवल जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता है तो पानी प्रैक्टिकली एक बायोलॉजिकल वेपन बन जाता है। उस पानी की अगर एक बूंद भी पेट में जाए तो सीवियर वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना जरूरी है। अभी तक जो मैं बात कर रहा था, फूल, मूर्तियां, डेड बॉडीज, दूध एक्सेट्रा, ये सब इस बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक हिस्सा है। असली विलेन, सबसे बड़ा विलेन जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, वो है हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा सा जूम आउट करके अगर देखो तो जब हम जानबूझकर इतना टॉक्सिक केमिकल, रॉ सीवेज और डेड मैटर पानी में पुश कर रहे हैं तो इसका ओवरऑल रिजल्ट बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लेटेस्ट असेसमेंट के मुताबिक इंडिया की लगभग 46% नदियां ऑफिशियली पॉल्यूटेड कैटेगरी में आती हैं। हमारे देश में टोटल 296 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं। सोचो 46%, ये नदियां ऐसी जगह पहुंच चुकी हैं जहां नहाने की और पानी पीने की बात तो बहुत दूर है, इनके साइड में खड़े होकर सांस लेना भी हार्मफुल होता जा रहा है। और इन स्ट्रेचेस का सबसे बड़ा विलेन रॉ सीवेज, जो शहरों का कचरा निकलता है वो। मैक्सिमम टाइम गटर का पानी बिना किसी सिंगल स्टेप के ट्रीटमेंट के सीधा नदियों में डिस्चार्ज होता है और ये 70% से ज्यादा है। यानी कि हम लिटरली अपने फ्लश का पानी सीधा अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में मिक्स कर रहे हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। शॉकिंग है बट ग्राउंड रियलिटी यही है। अगर तुम टॉप पॉल्यूटिंग रिवर्स की लिस्ट देखो तो चेन्नई की कुवम रिवर इंडिया में ऑफिशियली नंबर 1 पे आती है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक उसका बीओडी लेवल 345 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, जबकि सेफ लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है, यानी कि 100 गुना से भी ज्यादा पॉल्यूटेड। अहमदाबाद की साबरमती सेकंड नंबर पर आती है और दिल्ली की यमुना के वो झाग वाले विजुअल्स, वो टॉक्सिक फोम्स, वो तो इंटरनेशनल न्यूज बनते ही हैं हर साल। देखा ही होगा तुमने, यमुना के अंदर दिल्ली के 20 से ज्यादा मेजर ड्रेन्स डेली अपना कचरा डंप करते हैं। और हैदराबाद की मूसी रिवर का हाल देख लो, वहाँ 90% फ्लो पानी का नहीं है, सिर्फ सीवेज का है। वो टेक्निकली अब एक नदी बची ही नहीं है, ओपन सीवर बन चुकी है। अब सोच के देखो, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, क्या हमारा एक शार्प और डायरेक्ट सवाल नहीं होना चाहिए ऐसे सिस्टम से जो इस चीज को ठीक करने का दावा करता है और उस दावे के नाम पे हमसे वोट भी करवाता है? टोटल 33,000 करोड़ 1986 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ, फिर नमामि गंगे आया। अब तक 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स का पैसा खर्च हो चुका है इन क्लीनअप्स पर। 33,000 करोड़ का मतलब समझो, इतने पैसे में तुम 33 लाख गरीबों को पक्का घर दे सकते थे या 6,600 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना सकते थे, पर यह पैसा पानी में चला गया लिटरली। ये पैसा एक्चुअली लगाया कहाँ जा रहा है, यही तो मेन पॉइंट है। एक कॉमन माइथोलॉजिकल बिलीफ है ना कि गंगा तो सेल्फ प्योरीफाइंग है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो खुद ही ठीक हो जाती है। अगर वो खुद ठीक हो रही है और सरकार भी दूसरी तरफ इतने हजारों करोड़ रुपए लगा रही है, तो आज भी ये नदियां गंदी क्यों हैं? अगर सच में इस सवाल का जवाब तुम्हें चाहिए, ऐसा लल्लू पंजू सरफेस लेवल वाला आंसर नहीं, ये सेल्फ प्योरीफाइंग वाला पॉइंट टोटली बेसलेस नहीं था, पर ये उस जमाने का, उस सदी का सच था जब देश की आबादी शायद 50 लाख या 1 करोड़ रही होगी। आज 150 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं इस देश में। स्केल बदल गया है। किसी भी नेचुरल फ्लोइंग बॉडी की एक फिजिकल लिमिट होती है, कचरा प्रोसेस करने की एक कैपेसिटी होती है। जब तुम 150 करोड़ लोगों का इंडस्ट्रियल, सिविल और रिलीजियस कचरा उसमें डालोगे तो दुनिया की कोई नदी खुद को सेल्फ प्योरीफाई नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट, ये पूरी सिचुएशन ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का एक सिंपल टेक्स्ट बुक एग्जांपल है। इसे सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट हैं और एक कॉमन टेरेस है। हर फ्लैट वाला सोचता है कि मेरा एक गमला रख दूं या थोड़ा सामान रख दूं तो क्या ही हो जाएगा, इतनी बड़ी टेरेस है तो सही। पर जब 100 लोगों ने अपना अपना कचरा टेरेस पे डाल दिया तो टेरेस डंप बन गया। बिल्कुल यही नदी के साथ हो रहा है। नदी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और हर आम आदमी सिर्फ ये सोचता है कि सिर्फ मेरे अकेले के सिक्का फेंकने से या फिर फूल फेंकने से क्या ही बिगड़ जाएगा, इतनी बड़ी नदी है तो सही। पर जब यही सवाल 150 करोड़ लोगों के दिमाग में
एक साथ आता है तो ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। दिक्कत ये है कि अपनी सोसाइटी में एक नॉट माई प्रॉब्लम मेंटालिटी सेट हो चुकी है। और रही बात उस 33,000 करोड़ रुपए के हिसाब की, तो वो टैक्स पेयर का पैसा, वो सरकार का पैसा, उसकी कहानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी की रिपोर्ट्स बताती हैं। नमामि गंगे जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में बजट का बड़ा हिस्सा या तो गलत जगह खर्च हुआ या फिर प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं हुआ। सीएजी के मुताबिक कुछ सालों में तो सिर्फ 8 पैसा ही 1 रुपए में से काम आया, बाकी 92 पैसा या तो पड़ा रहा या गलत जगह गया। और प्रॉब्लम कहां आती है मैं बताता हूं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि एसटीपीज बनते तो हैं, पर उनकी प्लानिंग इतनी फॉल्टी है कि अगर किसी शहर से डेली 500 मिलियन लीटर सीवेज निकल रहा है तो वहां बनने वाले एसटीपी की कैपेसिटी सिर्फ 100 मिलियन लीटर की होती है। तो सवाल तो अब ये भी है कि बाकी का 400 मिलियन लीटर आखिर कहां जाता है। तो ध्यान से सुनना, वो बाकी का 400 मिलियन लीटर एक बाईपास वाल्व के थ्रू बाईपास करवा के सीधा नदी में गिरा दिया जाता है। प्लांट ऑपरेटर्स इतना ओवरलोड हैंडल ही नहीं कर सकते। ऊपर से पावर कट्स होते हैं, मेंटेनेंस बजट की कमी है। पेपर पे देखा जाए तो हमारे पास दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट लॉज हैं, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पर एनफोर्समेंट ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल एब्सेंट है, एकदम जीरो। खैर, यहां तक ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि देश की नदियां टॉक्सिक हैं, उनका नेचर डेड हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी फेलियर्स के एक्सट्रीम पर है और लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रैक्टिकली लीथल हैं, यानी कि खतरनाक हैं, डेंजरस हैं। पर सवाल यहां पर यह उठता है कि सबका बिल आखिर अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है? पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यह है कि हम सब मिलके इक्वली इस बिल को पे कर रहे हैं। होता यह है ना कि जब ऐसे इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे ये मुद्दे और बात उठाई जाती है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, रोते रहेंगे। पर जब हम एक्चुअल नंबर्स देखते हैं तो ये सारा जहर क्लियरली हर आम आदमी के घर के अंदर तक पहुंच चुका है। WHO और बाकी सोर्सेज का डेटा कहता है कि हर साल 37.7 मिलियन इंडियंस यानी कि लगभग 4 करोड़ लोग वाटर बॉर्न डिजीजेस से बीमार पड़ते हैं। ये नंबर्स बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं, कोलेरा, टाइफाइड, सीवियर डायरिया एक्सेट्रा। पर सबसे हार्ट ब्रेकिंग और गुस्से वाला स्टैटिस्टिक्स ये है कि इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ डायरिया जैसी प्रिवेंटेबल बीमारी से मर जाते हैं। यूनिसेफ के 2015 के डेटा के मुताबिक ये फिगर 1,17,000 था। सोचो, 1 लाख से ज्यादा बच्चे, ये इतने बच्चे हैं जितने पूरे एक शहर के अंदर होते हैं, यानी कि हर साल डायरिया से इस देश में एक पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो रहा है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ जहर है, क्योंकि ये पॉल्यूशन अब सिर्फ नदी तक लिमिटेड नहीं है, ये स्लोली हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहा है और वहां से डायरेक्टली हमारे खाने में एंटर कर रहा है। बेसिकली हम अपनी डिनर प्लेट को उसी जहर से भर रहे हैं जो जहर हमने मन्नत मांगकर पानी में डंप किया था। समझो, ध्यान से समझो कि ये जो पूरी चेन बन रही है, ये फूड चेन कंटेमिनेशन एक्चुअली प्रैक्टिस में काम कैसे करती है। देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स सोचते हैं कि नदी में फूल या पेंट गया, पानी बहा और कचरा मैजिकल तरीके से गायब हो गया, यानी कचरा सीधे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लोगों को लगता है पानी आगे निकल गया, मतलब सब खत्म। पर फिजिक्स कहती है मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो गायब नहीं होता। जब तुमने मरकरी और लेड वाला पेंट या हैवी पेस्टिसाइड पानी में डाला तो वो पानी में डिसॉल्व होता है और वहां जो एल्गी या काई होती है वो स्पॉन्ज की तरह इन हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर छोटी मछलियां उस एल्गी को खाती हैं, हैवी मेटल अब उन मछलियों की बॉडी में चला गया और उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं और एंड में वो बड़ी मछली एक इंसान की प्लेट पर सर्व होती है। अभी तो और सुनो, बायोमैग्निफिकेशन नाम के प्रोसेस के थ्रू उस टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन हजारों गुना बढ़ चुका होता है जब तक वो इंसान के पेट में जाता है। अब ये मत सोच लेना कि अगर तुम नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो तुम इस पूरी चेन से बाहर हो और तुम कंप्लीटली सेफ हो, क्योंकि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं भी है तो उसके लिए भी खतरा असल में उतना ही है। खेती यानी इरिगेशन के थ्रू जो सब्जियां हम खा रहे हैं, जिसे हम इरिगेशन कहते हैं, वो एक्चुअली है क्या? यमुना या गंगा का वही टॉक्सिक अनट्रीटेड सीवेज वाला पानी खेतों में पंप किया जा रहा है ना, फसल उगाने के लिए। और ये सिर्फ फिश और सब्जी की बात नहीं है, जो पानी ग्राउंड में सीप रहा है उसी से तुम्हारे घर का बोरिंग या ट्यूबवेल चलता है। यानी कि तुम फिल्टर लगाओ या ना लगाओ, हैवी मेटल्स को फिल्टर से निकालना आसान नहीं है। आरओ भी मरकरी और लेड को कंप्लीटली नहीं निकाल पाता। तो जो मिडिल क्लास सोचती है कि मेरे पास तो आरओ है, मैं तो कंप्लीटली सेफ हूँ, वो गलत सोच रही है। हरियाणा के कई एग्रीकल्चरल हिस्सों में अब ऑफिशियली कैंसर विलेजेस डेवलप हो गए हैं। कैसा अजीब सा शब्द है ना, कैंसर विलेजेस। वहां हर दूसरे घर में एक कैंसर पेशेंट लेटा हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उस ग्राउंड वाटर को जिसमें तुम्हारा इंडस्ट्रियल सीवेज घुलकर कॉकटेल बन चुका है। पंजाब के भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेन चलती है जिसे लोग कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि हर रोज उस ट्रेन में डजन्स कैंसर पेशेंट्स बीकानेर के हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इतने पेशेंट्स की वजह से उस रूट पे चलने वाली ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। यकीन नहीं आता तो दिल्ली और कानपुर के आसपास का डेटा उठा के देख लो, आंखें खुल जाएंगी। वहां जो तुम बड़े मजे से पालक, धनिया और मेथी खाते हो ना, उनमें हैवी मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन लिमिट से 2 से 5 गुना ज्यादा है। ये वही चीज है जो किसी ने मंदिर में से निकालकर बाहर नदी में फेंकी थी। वही घूम फिर कर अब तुम्हारी और मेरी किडनी और लिवर में स्टोर हो रहा है कर्मा रिटर्न।
रेमिटेंस। हेल्थ के साथ साथ जो इकोनॉमिक डिजास्टर हमने क्रिएट किया है उसका मेजरमेंट कभी दिमाग में आया है क्या? वर्ल्ड बैंक का क्लियर असेसमेंट है कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया हर साल अपने जीडीपी का लगभग 3% लूज कर देता है। और अगर पूरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सब मिला के, तो ये फिगर 6% तक पहुंच जाता है। टोटल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एग्जैक्ट डॉलर वैल्यू निकालें तो वो बनता है करीब 80 बिलियन डॉलर्स, यानी लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है हर साल। 73 मिलियन वर्किंग डेज, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने दिन वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारी वर्कफोर्स या तो हॉस्पिटल में लेटी है या फिर बीमार है। और ये इकोनॉमिक हेमरेज एक टेरिफाइंग फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, वाटर स्कैरसिटी का वो फ्यूचर जिसके बारे में लोग आज के दिन अभी उतने अवेयर ही नहीं है। 1951 में इंडिपेंडेंस के ठीक बाद इंडिया में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 5177 क्यूबिक मीटर्स थी। 2021 आते आते ये फिगर क्रैश करके सिर्फ 1486 क्यूबिक मीटर्स रह गया है। एक मैसिव 71% का ड्रॉप आया है। इसका मतलब सिंपल भाषा में समझो, 1951 में हर इंडियन के पास इतना पानी था कि वो रोज एक छोटा स्विमिंग पूल भर सके। आज की डेट में वही इंसान मुश्किल से एक बाथ टब भर सकता है बस, और 2050 तक शायद एक बाल्टी भी पूरी ना हो। नीति आयोग रिपीटेडली इस बात की चेतावनी दे चुका है कि 2050 तक देश के मैक्सिमम हिस्से कंप्लीटली वाटर स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। चेन्नई में हम 2019 में डे जीरो भी तो देख चुके हैं, जब पूरे शहर के टैप्स सूख गए थे और लाखों लोग सिर्फ वाटर टैंकर्स पर जिंदा थे। डे जीरो एक समय पे फिक्शनल कॉन्सेप्ट था अपने देश के लिए, पर 2019 में चेन्नई में इस फिक्शनल कॉन्सेप्ट को, इस डे जीरो को अपने देश ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। एक तरफ पानी इतनी तेजी से कम हो रहा है, नेचुरल सोर्सेज तेजी से ड्राई हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इंटेंशनली उस बचे हुए पानी को पेंट, केमिकल्स और रॉ सीवेज से एक्चुअली पॉइजन कर रहे हैं। अब इतना सब कॉन्सेप्ट अगर समझ आ रहा है तो तुम ही लोग अब मुझे समझा दो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्लो सुसाइड के अलावा और क्या नाम दिया जा सकता है। ये एक सुसाइडल लूप नहीं तो और क्या है? ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने के लिए सबसे बेसिक चीज फ्रेश वाटर चाहिए, और हम अपना सारा एफर्ट प्लस पैसे प्लस रिसोर्सेज उस वाटर को, यानी उस सबसे बेसिक चीज को टॉक्सिक स्लज बनाने में लगा रहे हैं। सिचुएशन चिंताजनक है, पर ये वीडियो मैंने तुम लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं बनाई है। प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया को पता है। असल सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या इस मैसिव डिजास्टर से बचने का, बाहर निकलने का कोई एक्चुअल प्रूवन रास्ता है भी, या फिर हम पूरी तरह से फंस चुके हैं? देखो, उम्मीद तो जरूर है। अगर हम इंटरनेशनल एग्जांपल्स देखें तो वहां उम्मीद दिखती है। थेम्स रिवर जो लंदन की मेन रिवर है, 1950s में उसको लीगली और बायोलॉजिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। उसमें इतना सीवेज था कि उस नदी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर आज स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और क्लीनअप के बाद वहां 125 से ज्यादा फिश स्पीसीज थ्राइव कर रही हैं। सोचो, एक डेड नदी को ऐसी बढ़िया नदी बना डाला जहां 125 से ज्यादा फिश स्पीसीज खुशी से रह रही हैं। यूरोप में राइन रिवर का भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, और सिंगापुर रिवर का भी एग्जांपल है, जिसे उन्होंने लिटरली एक मैसिव ओपन सीवर से एक क्लीन फ्रेश वाटर हब में बदल दिया। पर सिर्फ फॉरेन एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार यही लगता है कि गोरे तो कर सकते हैं पर हम नहीं कर सकते। तो अपने देश का एग्जांपल भी देख लो। चेन्नई में अद्यार रिवर को लोकल कम्युनिटीज और एनजीओज ने मिलकर पार्शियली रिवाइव किया। तमिलनाडु में नोयल रिवर के लिए कोर्ट ऑर्डर्स के बाद डाइंग इंडस्ट्री पे क्रैकडाउन हुआ और नदी में इंप्रूवमेंट आया। मतलब हम भी कर सकते हैं अगर सिस्टम सीरियसली काम करे तो। पर ये एग्जांपल्स देख के ये बात भी दिमाग में रखना कि वहां गवर्नमेंट ने सिंपली जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज इन्फोर्स की और रिजल्ट सामने थे। पर जब बात इंडिया की आती है ना, तो मैटर इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पॉल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रीड का नहीं है। सरकार इंडस्ट्रियल वेस्ट जो नदी में गिरता है उस पर तो देखो फिर भी रोक लगाने की पावर रखती है, पर सरकार एक चीज पे बैन नहीं लगा सकती, वरना वोट्स चले जाएंगे। जो रिलीजियस कचरा नदी में डाला जाता है उसके खिलाफ सरकार कभी नहीं बोलती है। पर्सनली मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि गोरे लोगों ने तो अपनी नदियां साफ कर ली होंगी क्योंकि उनकी सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, उन्होंने लॉस बनाए और ठीक हो गया। पर हमारी प्रॉब्लम डीपली साइकोलॉजिकल और रिलीजियस कंडीशनिंग की है। एक आम इंसान की हजारों साल पुरानी आदत है। देखो, यहाँ अपने देश में माइंडसेट में कंप्लीटली शिफ्ट लाना पॉसिबल नहीं है, और जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूं तो ये जो स्ट्रिक्ट लॉज वाले एग्जांपल्स हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये फॉरेन एग्जांपल्स में ही ठीक लगते हैं। पर समाधान है, माइंड शिफ्ट्स होते हैं, पर कब? जब लोगों को एक लॉजिकली और इमोशनली एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव मिलता है। प्रॉब्लम आम आदमी की इंटेंशन की नहीं है। एक डिवाउट आम आदमी, यानी हद से ज्यादा रिलीजियस आम आदमी सच में इस देश में नदी को मां मानता है। उसको अपने पूजा के फूल या मूर्तियां म्युनिसिपल कचरे के डब्बे में डालने में एक्सट्रीम गिल्ट फील होता है। प्रॉब्लम लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स की है। इसका सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल है ऐसे स्टार्टअप या कंपनीज जो मंदिरों से डायरेक्टली ही फूल ले लेते हैं। इनको समझ आया कि मंदिर के पुजारी और आम लोग डायरेक्टली पूजा के फूल कचरे वाले को नहीं देंगे, तो उन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि आप ये सेक्रेड फूल हमें दीजिए, हम इन्हें प्योर तरीके से रिसाइकिल करेंगे। इन्होंने 42,300 टन टेंपल वेस्ट को पानी में सड़ने से रोका। सोचो कितना सही काम है। उन फूलों को प्रोसेस करके उन्होंने केमिकल फ्री इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती और यहाँ तक कि फ्लेदर यानी बायो
बायो लेदर बनाया। रिजल्ट क्या हुआ? गंगा में हजारों किलो टॉक्सिक पेस्टिसाइड जाने से रुक गए। 324 मार्जिनलाइज्ड औरतों को स्टेबल इनकम मिली और सबके लिए एक विन विन सिचुएशन बनी। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों एक साथ कैसे फ्लरिश कर सकते हैं अगर सही तरीके से दिमाग लगाया जाए तो। और प्रैक्टिकली और भी ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं जो डायरेक्टली सिटीजन लेवल पर किए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह वापस इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां यूज करना और सरकार का इसके लिए एक ठोस नियम बनाना। लेक्स या बड़ी नदियों की जगह आर्टिफिशियली बनाए हुए इमर्शन टैंक्स या पॉन्ड्स में विसर्जन करना जिसे बाद में सेफली ट्रीट किया जा सके। मन्नत के नाम पर हजारों लीटर दूध और घी नदी में बहाने की बजाय अगर वही हजारों लीटर दूध और घी किसी आश्रम में किसी गरीब बच्चों में बांट दिया जाए तो क्या उसका पुण्य अलग होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि ज्यादा और होगा। सिक्के नदी में डालने की बजाय मंदिर के एक्चुअल डोनेशन बॉक्स में डाले जाएं ताकि मंदिर का मेंटेनेंस और अच्छे तरीके से हो सके। तो मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, नेक्स्ट गणेश चतुर्थी या नेक्स्ट फेस्टिवल पर एक एक्सपेरिमेंट करो। एक इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति लाओ और देखो कि डिसॉल्व होने में कितना टाइम लग रहा है, वर्सेस एक पीओपी वाली मूर्ति लाओ और देखो कितना टाइम लग रहा है। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कौन सी मूर्ति सच में नदी की रिस्पेक्ट करती है और कौन सी मूर्ति सच में नदी का मर्डर करती है। सॉल्यूशंस कंप्लीटली प्रैक्टिकल हैं और सबसे बड़ी बात हमारे हाथ में ही है। सिर्फ एक फंडामेंटल ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है हमें। जब ऑल्टरनेटिव रिस्पेक्टेबल होता है तब लोग अपनी पुरानी हैबिट चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें इस प्रॉब्लम को सिर्फ इमोशन या मिथ से निकालकर एक्चुअल बायोलॉजी और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। 100 बात की एक बात यह है कि माँ और डस्टबिन ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ हम फूलों के जरिए पेस्टिसाइड्स डालते हैं, फेस्टिवल्स के नाम पर टॉक्सिक कलर्स और हैवी मेटल्स डंप करते हैं, दूसरी तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है। 33,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए हैं, पर 70% से ज्यादा सीवेज बिना ट्रीट किए डायरेक्ट हमारी ड्रिंकिंग सप्लाई में मिल रहा है। इस हिपोक्रेसी का अल्टीमेट प्राइस हमारी खुद की हेल्थ दे रही है। कैंसर विलेजेस प्लस 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हर साल प्लस एक श्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो 2050 तक हमें डायरेक्टली खत्म कर देगी। सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि हम बचे हुए पानी को और खुद को जहर दे रहे हैं। अगर हमारी आने वाली जनरेशन को लिटरली प्यास से और बीमारियों से मरना नहीं है तो हमें अपनी ये अप्रोच कंप्लीटली रेडिकली बदलनी होगी। इस ब्रूटल रियलिटी के बारे में सोचो कि इंडिया की रिवर्स प्रैक्टिकली मैसिव बायोडाइवर्सिटी को घर देती हैं। इसमें हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल, गैंजेटिक डॉल्फिन और हजारों रेयर लाइफ फॉर्म्स शामिल हैं। अगर रिलीजन, मोक्ष, पुण्य इन सब का कोर फंडामेंटल लाइफ को प्रिजर्व और रिस्पेक्ट करना है तो क्या सबसे बड़ी और सच्ची पूजा ये नहीं होगी कि हम अपनी इन क्रिटिकल नदियों को उनके हाल पर पूरी तरह अकेला छोड़ दें, कि हम उन पानी की धाराओं में एक तिनका, लिटरली एक तिनका भी ना फेंकें। तो आज से काम करो, इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि ये चेंज सिर्फ तब होगा जब घर के बड़े लोग समझेंगे। तुम्हारे पड़ोस वाली वो आंटी जो हर मंडे को जाके नदी में दूध बहाती है, उनको ये वीडियो जाके रिस्पेक्टफुली दिखाओ, उनको बताओ कि माँ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तब्दीली वहीं से शुरू होगी, तुम्हारे घर से। जब नेक्स्ट टाइम पानी में कुछ डंप करने जाओ तो इस वीडियो को याद रखना।